नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित होने वाले साप्ताहिक कार्यक्रम समाचार तरंग में मैं रितिका गुप्ता आपका स्वागत करती हूँ। श्रोताओं, जल ही जीवन है, जल अनमोल है, इसे व्यर्थ ना बहाएं। इन पंक्तियों से आप समझ ही गए होंगे कि आज का हमारा कार्यक्रम जल संरक्षण पर केंद्रित है। श्रोताओं, इस समय न केवल भारत बल्कि विश्व के दूसरे देशों में भी जल की भारी कमी है। गांवों में महिलाओं को पानी लाने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। मरुभूमि राजस्थान में पानी का महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है। पानी के महत्व को देखते हुए लोगों की जल आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए केंद्र ने वर्ष 2019 में महत्वपूर्ण जल जीवन मिशन की शुरुआत की। इसका उद्देश्य वर्ष 2024 तक हर घर में नल का पानी उपलब्ध कराना है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पिछले महीने की 28 तारीख को जयपुर में राज्य के सांसदों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ जल जीवन मिशन की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि पिछले 2.5 साल में देश में 6 करोड़ 20 लाख से ज्यादा नल कनेक्शन दिए जा चुके हैं। श्री शेखावत ने कहा कि मिशन में कई राज्यों ने उल्लेखनीय प्रगति की है, लेकिन राजस्थान राष्ट्रीय औसत से 25% पीछे चल रहा है। लेकिन एक बात निश्चित रूप से इस देश और दुनिया को स्वीकार करने की आवश्यकता, और हम सब भी इस बात को महसूस करते होंगे कि एक नई गवर्निंग की परिभाषा जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने दी कि जो कुछ भी हम करें, जो भी योजना हम लागू करें, देश का एक भी नागरिक जो उसका हितकारी है, जो लाभार्थी है, वो शेष न रहे, इस दृष्टिकोण से करें ताकि उस विषय पर एक बार पूर्ण विराम लगा करके देश आगे बढ़ सके। पेयजल का विषय हो, स्वच्छता का विषय हो, हर व्यक्ति को घर मिलने का विषय हो, हर घर को बिजली मिलने का विषय हो, निरंतर ये चुनौतियां इस देश के सामने, देश की सरकारों के सामने, नई बदल करके आने वाली सरकारों के सामने, निरंतर चलने वाली सरकारों के सामने हमेशा ये समस्याएं, चुनौतियां हमेशा बनी रहती थी। एक बार इन पर एक स्तर तक पूर्ण विराम लग जाए, इस दृष्टिकोण से नो सिटीजन शुड लेफ्ट बिहाइंड, इस परिकल्पना के साथ में 2014 से अनेक स्तर पर, अनेक पक्षों में, अनेक योजनाओं के साथ में कार्य हुआ है। मैं जल जीवन मिशन पर अपनी बात करूं उससे पहले एक मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव रखना चाहता हूं। 2014 और 2014 से पहले, और इसमें मेरा तनिक भी राजनीतिक मंतव्य कहीं नहीं है, ये राजनीतिक मंच नहीं है, जिस तरह की परिस्थितियां देश में थी, हम दुनिया के प्लेटफॉर्म्स पर जब जाकर के बैठते थे, मुझे याद है 2014-15 के साल में जब यूनाइटेड नेशंस के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पर चर्चा प्रारंभ हुई थी और मैं एक इंटरनेशनल कन्वेंशन में सांसद के रूप में भाग ले रहा था, और वहां जब जिस तरह के आंकड़े वहां दिखाए जा रहे थे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG 6 के बारे में पॉइंट 1, 2, 3, 4 पे जब यूनिवर्सल सैनिटेशन कवरेज, यूनिवर्सल ड्रिंकिंग वाटर कवरेज, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, इन सब के बारे में जब बात होती थी, तो हम भारत के प्रतिनिधि के नाते, और वो प्रतिनिधि मंडल जो है सभी पार्टियों का एक प्रतिनिधि मंडल था, लोकसभा की एक संसदीय समिति वहां पर थी, हम सभी भारत के प्रतिनिधि अपने आप को एज ए विक्टिम उस वहां बैठ करके ऐसा महसूस कर रहे थे कि एज ए कल्प्रिट हम यहां पे बैठे, क्योंकि जब दुनिया के सारे इस विषय पर चर्चा करने वाले लोग ये बात कर रहे थे कि ओपन डेफिकेशन से पीड़ित जो जनता दुनिया में है, उसका कुल एस्टिमेटेड नंबर 100 करोड़ है, और उसमें से 60 करोड़ अकेले भारत में। उस दिन इस कंधों पर यह बोझ महसूस होता था, और यह विचार मन में कौनता था कि भारत जैसा देश दुनिया का 60% ऐसा अभिशाप के लिए कंट्रीब्यूट करने वाले लोगों का देश है। उस दर्द से दूर करने की दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस दिन ये कहा कि हम 2024 तक इस लक्ष्य को पूरा करेंगे, मुझे लगता है कि उस दिन देश की सरकार और प्रदेश की सरकारों से उस दिन से लेकर के आज तक देश की माताएं बहनें बहुत बड़ी अपेक्षा भाव की तरफ से जो है उन सब सरकारों की तरफ देख रही।
और मित्रों, हम सौभाग्यशाली हैं कि उनकी इस अपेक्षा को पूरा करने का अवसर हम सबको मिला है। 2019 में जब प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की, ठीक उसके तुरंत ही बाद हमने देश के सारे ड्रिंकिंग वाटर से जुड़े हुए महकमे, क्योंकि अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग तरह की व्यवस्था है, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से जुड़े हुए जो है माननीय मंत्रियों का एक सम्मेलन दिल्ली में किया था अशोका होटल में। और क्योंकि जल राज्यों का विषय, हमने राज्यों के साथ में व्यापक चर्चा मंत्रियों के स्तर पर की और उसके बाद में हमने रीजनल कॉन्फ्रेंसेस, जैसे आज हम यहां आयोजित कर रहे हैं, हमने रीजनल कॉन्फ्रेंसेस पूरे देश भर में की। और उन रीजनल कॉन्फ्रेंसेस से हमने एडिशनल चीफ सेक्रेटरीज के साथ में बैठ करके, इंजीनियरिंग चीफ के साथ में बैठ करके, सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर्स के साथ में बैठ करके, जमीन के हालात को समझ करके एक मोटा एक गाइडलाइन का स्वरूप देश के सामने 25 दिसंबर को रखा था। 25 दिसंबर 2019 मुझे लगता है जल जीवन मिशन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण तिथि होगी, क्योंकि उस दिन से हमारी ये यात्रा प्रारंभ हुई। दुर्भाग्य से 3 महीने बाद में कोविड की आपदा ने विश्व और भारत को भी जकड़ लिया। 3 महीने का केवल कालखंड था और ऐसा लगता था कि शायद सब कुछ ठहर गया। लेकिन आप सब लोगों का परिश्रम, आप सब लोगों की मेहनत, राज्यों की सरकारों का यत्न और साथ ही साथ में माननीय प्रधानमंत्री जी की ड्राइविंग फोर्स, इतनी बड़ी चुनौती के होते हुए भी आज 25 दिसंबर 2019 से जब हम 2022 की अप्रैल के महीने में बात कर रहे हैं, लगभग 27 महीने से कुछ 27.5 महीने के आसपास का समय हुआ होगा। देश में जहां 70 साल में 3 करोड़ 23 लाख कनेक्शन हुए थे, हम 6 करोड़ 20 लाख के आसपास कनेक्शन इस 27 महीने में देने में कामयाब हुए। राज्य के जलदाय मंत्री महेश जोशी ने प्रदेश में मिशन की प्रगति के बारे में जानकारी साझा की। मैं ये भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि प्राइस वेरिएशन क्लॉज नमामि गंगे परियोजना में आपने अनुमत कर रखा है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप राजस्थान में भी जल जीवन मिशन में इस भविष्य में होने वाली जो निविदाएं हैं उनके लिए इसको अनुमत करने की कृपा करें। जो सस्टेनेबिलिटी प्रस्ताव की जल जीवन मिशन में जो स्रोत पे है, उस संवहनीयता के प्रस्ताव को जल जीवन मिशन में स्वीकृत करने का कष्ट करें। आप जानते हैं, जैसा मैंने कहा कि प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियां बहुत विकट हैं। भूजल के 69% ब्लॉक अति दोहित, 25% ब्लॉक क्रिटिकल और 6% ब्लॉक अर्ध क्रिटिकल श्रेणी में है। पूर्वी राजस्थान के 42% नल कनेक्शन हमारे पास, क्योंकि सरफेस वाटर नहीं है, तो वो भूजल पर आधारित है। मेरे विभाग द्वारा वर्षा जल के पुनर्भरण हेतु 247 ग्रामों में 1497 कार्य 40.78 करोड़ की लागत के तैयार कर SLSSC के समक्ष प्रेषित किए गए थे, परंतु इनकी स्वीकृति जारी नहीं हो सकी। मेरा अनुरोध है कि इन प्रस्तावों को जल जीवन मिशन में स्वीकृत किया जाना आवश्यक है। उक्त कार्य वाटरशेड पद्धति पर आधारित है। चूंकि हमारे प्रदेश में 12मासी सतही जल स्रोत उपलब्ध नहीं है, अतः उपरोक्त प्रस्तावों के अतिरिक्त जल पुनर्भरण व संचयन हेतु जल संसाधन विभाग द्वारा तैयार किए गए 8 जिलों के 22 कार्य जल जीवन मिशन में स्वीकृत किया जाना आवश्यक है, जिनकी लागत रुपये 173.81 करोड़ है। दूसरा मुद्दा मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं, रेट्रोफिटिंग योजनाओं को पूर्ण करने की तिथि के संबंध में 2 वर्ष रखी गई है, अतः रेट्रोफिटिंग पेयजल योजनाओं को पूर्ण करने हेतु समय सीमा मार्च 2024 तक बढ़ाया जाना आवश्यक है। प्रदेश में रेट्रोफिटिंग योजनाएं मेजर प्रोजेक्ट के अंतर्गत की जानी है, जिनमें वर्तमान में 35 से 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन सर्विस लेवल के हिसाब से डिजाइन किया गया है। अब चूंकि इनमें 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन सर्विस लेवल तक बढ़ाया जाना है और सभी घरों को नल से शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाना है, जिसमें अधिक समय लगने के कारण इन योजनाओं को पूर्ण करने की समय सीमा मार्च 2024 तक किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है। इसके अलावा जल जीवन मिशन के तहत मार्च 2024 तक जारी जल संबंध जिनका सेवा स्तर 55 LPCD से कम है, उनको क्रियाशील जल संबंध माना जाए और राजस्थान ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया जाए। माननीय मंत्री महोदय, राजस्थान ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट जिसमें 13 जिलों को लाभान्वित किया जाना है, उस पर जल संसाधन विभाग द्वारा कार्य किया जा रहा है, जिसके पूर्ण होने में समय लगना है। इसके पूर्ण होने पर 13 जिलों को सतही पेयजल से लाभान्वित किया जा सकेगा। इन 13 जिलों में भूजल की स्थिति अति दोहित की श्रेणी में होने के कारण उक्त परियोजना के अतिरिक्त अन्य कोई पेयजल का स्थायी स्रोत नहीं है।
इन 13 जिलों में भूजल की गुणवत्ता मानकों के अनुरूप नहीं है, लेकिन पेयजल हेतु अन्य कोई वैकल्पिक स्रोत उपलब्ध नहीं है, अतः शुद्ध पेयजल उक्त कैनाल परियोजना से उपलब्ध कराया जा सकता है। इस परियोजना के पूर्ण होने से इसके क्षेत्र में निर्मित बांध यथा बीसलपुर, ईसौदा इत्यादि की पानी की निर्भरता 50% से बढ़कर 95% होने के कारण वर्षा के असमान वितरण से बांधों के कम भराव की समस्या का स्थायी समाधान हो पाएगा। अतः राजस्थान ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया जाना अति आवश्यक है। राज्य में पानी की किल्लत वाले क्षेत्रों में शामिल चूरू में मिशन के तहत हुए कार्यों की जानकारी के लिए हमारे संवाददाता जितेंद्र द्विवेदी ने क्षेत्र के सांसद राहुल कसवा से बातचीत की। सर, आपका आकाशवाणी से बातचीत के लिए स्वागत है। हम जानना चाहते हैं कि आप एक ऐसे इलाके का प्रतिनिधित्व करते हैं जहां पानी की बहुत किल्लत है। ऐसे में जल जीवन मिशन जो केंद्र सरकार योजना लेके आई है, उससे आम जनजीवन किस प्रकार प्रभावित हुआ है, उनके जीवन में किस प्रकार बदलाव आया है? देखिए, अभी तो परिवर्तन आना है क्योंकि राजस्थान के अंदर चूरू जिले के अंदर अभी हमारी 27% की ही रीच हुई है। करीब 70,000 नए टैप कनेक्शन हुए हैं, जो हमारा टारगेट मोर देन 3.5 लाख का था। करीब 70 to 80,000 ही कनेक्शन हुए हैं। और वैसे भी अभी फिलहाल जो हमारा सोर्स ऑफ वाटर है उसमें भी नहरबंदी चल रही है, तो इम्पैक्ट तो धीरे धीरे आएगा और वो आना भी है। पर बियॉन्ड दैट इस जल जीवन मिशन की जो ब्यूटी है, जो प्राइम मिनिस्टर महोदय का एक बहुत बड़ा विजन था कि देश के हर टैप तक नल से पानी पहुंचे, उस विजन के पीछे राजस्थान का इतना बड़ा हमारा प्रदेश है जिसके अंदर काफी ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जिनमें सोर्स ऑफ वाटर की बहुत बड़ी कमी है। पर चूरू जिला ऐसा है कि बीते हुए सालों में इतने काम पानी के इस योजनाओं पे हुए हैं कि हमारे पास में सोर्स ऑफ वाटर की कमी नहीं है। बिकॉज हमारे को इंदिरा गांधी कैनाल से, सावा लिफ्ट कैनाल से हमें बहुत वाटर मिलता है, जो हमारे पास सोर्स में वो प्रॉब्लम नहीं है। पर प्रॉब्लम हमारे डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को इम्प्रूव करने की थी और स्टेट गवर्नमेंट को टॉप मोस्ट प्रायोरिटी भी ये होनी चाहिए थी कि स्टेट में जिस डिस्ट्रिक्ट में सोर्स ऑफ वाटर नहीं है उनको आप सेकंड फेज में ले लेते हो। जहाँ सोर्स ऑफ वाटर है, जैसे गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, चूरू है, ये वो इलाके हैं जहाँ सोर्स ऑफ वाटर की कमी नहीं है। तो एग्जीक्यूशन भी लेट हो रहा है। जब तक होगा मैं उम्मीद करता हूँ कि हर 100% ही, क्योंकि चूरू का टेम्परेचर 50 डिग्रीज है। पहले हमारे गाँव में माताएं बहनें बहुत दूर दूर से पानी लेके आया करती थी। आज वो टैप वाटर का सपना देश के प्रधानमंत्री ने देखा है, तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ा इम्पैक्ट तो उसका आएगा ही आएगा। ये महिलाओं के सशक्तिकरण में किस प्रकार एक सहायक सिद्ध होगा? देखिए, बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। वैसे भी चूरू के अंदर लिटरेसी रेट बहुत ज्यादा हमारे बढ़ती जा रही है और जो गर्ल चाइल्ड है, बच्चे हमारी हैं, वो काफी कुछ एजुकेशन के अंदर आगे बढ़ती जा रही हैं। योजना की इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ा अन्य राज्यों से तुलना करें तो पीछे चल रहा है। आपके क्या सुझाव हैं कि क्या किया जाना चाहिए कि हम भी अन्य राज्यों के मुकाबले प्रतिस्पर्धा कर सके और यहाँ पर भी अच्छा काम हो? देखिए, इसमें दो बातें हैं। स्टेट गवर्नमेंट को तो एक लोकल पॉलिटिक्स छोड़नी पड़ेगी, बिकॉज स्टेट और सेंटर की शेयरिंग का प्रोग्राम है, नंबर 1। नंबर 2, सेंटर ने अपना हिस्सा दे रखा है। स्टेट के पास में पैसे की शॉर्टेजेस हैं, तो वो उतना पैसा लगा नहीं पा रहे। सेकेंड, इसमें मेरा ये मानना है कि दे हैव टू लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं। जिन डिस्ट्रिक्ट के पास में सोर्स ऑफ वाटर अवेलेबल है उनको आप टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे लेंगे तो आपका ऑटोमेटिकली आपका परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाएगी। जहाँ सोर्स ऑफ वाटर की प्रॉब्लम है उसके ऊपर आप वर्क ऑन कर सकते हो। और सोर्स ऑफ वाटर जहाँ अवेलेबल है उन डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट एक्शन प्लान, जो भी कैसे आपकी सोर्स ऑफ वाटर क्या है, कहाँ पे आपकी SLR बनेगी, कौन कौन से गाँव से जुड़ेंगे, वो जो डिस्ट्रिक्ट एक्शन प्लान को टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे लेना चाहिए। हर पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव से उसको उसमें पार्टिसिपेट करा के उसको प्रोग्राम बनाना चाहिए, तब टेंडर की प्रोसेस होनी चाहिए। कलेक्टर महोदय हमारे बड़े कोऑपरेटिव हैं, सही बात नहीं कि हम हर एक मंथली एक प्रोग्राम करते हैं, मीटिंग करते हैं, सब कुछ समझते हैं कहाँ से प्रॉब्लम आ रही है, उसके ऊपर एग्जीक्यूशन के ऊपर फोकस करते हैं, तो काफी अच्छे रिजल्ट धीरे धीरे आने लग गए हैं और आगे और भी अच्छे आ जाएंगे। सांसद महोदय, समय निकाल के आपने हमारे साथ बातचीत की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद द्विवेदी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, आज हमने जल संरक्षण के महत्व को जाना। देश में इसके लिए किए जा रहे प्रयासों के बारे में जानकारी हमें मिली। हम सभी को आगामी पीढ़ियों के लिए पानी बचाने के वास्ते अभी से ही जल संरक्षण के प्रयास करने पड़ेंगे। समाचार तरंग में ये थी हमारी आज की विशेष प्रस्तुति। अब मुझे दीजिए अनुमति। जाने से पहले आपको बता दें कि कार्यक्रम का संपादन किया मनीष मीणा ने और प्रस्तुतकर्ता राम खिलाड़ी मीणा।